व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लाइज ऑन ईवीएम एक्सपोज, डिक्टेटरशिप नैरेटिव बस्टेड। जितना फैलाया गया ना कि वो लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ईवीएम भाई साहब ईवीएम भी हैक हो जाती थी, इस बार ईवीएम की इज्जत बच गई, डिक्टेटरशिप भी हो जाती थी। डिक्टेटरशिप होती ना तो चुनाव भी एक तरफा होते। क्या यार तुम ईवीएम ये तुम समझते नहीं हो क्या? खटाखट फटाफट कर करके कितना कुछ फटाफट कर लिया, फटाफट सरकार फिर भी उनकी नहीं बनी। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। तो भाई लोगों, चुनाव के नतीजे आए 2 दिन हो चुके हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, मगर 200 सीटें पार कर चुके इंडिया अलायंस के नेता अब भी इतने जोश में हैं कि शक हो रहा है कि कहीं ये लोग पुरानी लोकसभा बिल्डिंग में घुसकर वहीं से सरकार न चलाने लगे बे। हाँ, नेक्स्ट लेवल। हालत ये कि बिहार से 4 सीटें लाने वाले तेजस्वी यादव भी 240 सीटें लाने वाले नरेंद्र मोदी को हुल दे रहे हैं। उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, जो कांग्रेस के साथ दिल्ली की 7 सीटें हार गई, वो भी इन नतीजों को मोदी की हार बता रही है। ओ बाबा, उठा ले रे बाबा, उठा ले। और नतीजों से पहले सुबह शाम रूह अफ़ज़ा पीकर ईवीएम को कोसने वाले ईवीएम पर ऐसे चुप बैठे हैं जैसे नई ब्याही बहू कमरे में अचानक जेठ जी के आने पर चुप हो जाती है। कल तक उल्टा और कमीनी के ताने सुनकर ही देश की सारी ईवीएम अचानक से आज लाल चूड़ियां पहनकर एकदम पवित्र हो गई हैं। कल तक जो पार्टियां बीजेपी को ताने देती थी कि अरे ये तो दूसरों की सरकार तोड़ती है, आज वही पार्टियां दिल जले आशिक की तरह नीतीश कुमार को फेरों से पहले भगा ले जाने की धमकियां दे रही हैं। वाह! मजे की बात यह है कि सारी दुनिया इस बात की चर्चा कर रही है कि नीतीश बाबू कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी पलट सकते हैं। और नीतीश बाबू इन सारी अफवाहों का खंडन भी नहीं कर रहे हैं, मानो अपने पलट जाने को वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहे हो और इस बात को तारीफ के तौर पर ले रहे हो कि हाँ भैया, मेरा कोई दीन ईमान नहीं है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। इस सारे रोने स्यापे के बीच बहुत सारे लोग इस बात की चिंता में सूख कर आधे हो गए हैं कि मोदी जी गठबंधन की सरकार कैसे चलाएंगे, मोदी जी यूसीसी से लेकर एनआरसी को कैसे लागू करेंगे। बीजेपी फैंस इस बात से घबराए हुए हैं कि गठबंधन की सरकार की ये जालिम दुनिया क्या हमारे मोदी जी को काम करने देगी या नहीं। क्या नई सरकार में मोदी जी पहले की तरह खुलकर बैटिंग करेंगे या एनडीए की तीसरी सरकार खत्म होते होते वो भी मनमोहन सिंह हो जाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम आने वाले दिनों में देंगे, मगर आज के वीडियो में हम कुछ बेशर्मों की खबर लेने वाले हैं। कौन है ये बेशर्म? आइए आज उन्हीं के बारे में इस फनतंत्र में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना, शेयर करना, आपका शेयर करना बहुत जरूरी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और भले ही जिले इलाही तिहाड़ में ही क्यों ना हो, लेकिन उनसे इजाजत लेना तो बनता है। सर शुरू करें। कोरोना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, जैसे हिट एंड रन वाले ड्राइवर होते हैं ना, वैसे ही इस देश में बहुत सारे हिट एंड रन विश्लेषक भी हैं। ये बेशर्मों की वो कौम है जो कुछ भी बोलकर निकल लेती है और उन्हें लगता है कि बाद में कौन ही इन्हें कुछ कहेगा, है कि नहीं? तो ऐसे लोगों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उनकी पोल पट्टी खोलेंगे। लेकिन आपको याद होगा, चुनाव से पहले इसी बेशर्म गिरोह ने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि कैसे भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ये इस देश का आखिरी चुनाव होगा। ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बाहर की एजेंसीज का हवाला देकर आपको ये बता रहे थे कि कैसे इंडिया का डेमोक्रेसी सूचकांक दुनिया में सबसे खराब है। तो ये वही लोग थे जो ये साबित करने पर तुले थे कि देखो, मोदी ने तो चुनाव आयोग में अपने लोग बिठा रखे हैं, चुनाव आयोग तो मोदी के हाथों बिका हुआ है। 9 मार्च को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिजाइन किया तो ये पूरा गैंग ये साबित करने में लग गया कि अरुण गोयल ने इसलिए रिजाइन कर दिया क्योंकि वो मोदी के इशारे पर काम नहीं करना चाहते। जब इलेक्शन डेट अनाउंस हुई तब भी ये दावा किया गया कि ये सारे शेड्यूल बीजेपी के इशारे पर बनाए गए। सूरत समेत 1-2 जगहों पर जब बीजेपी के सामने खड़े कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया तो ऐसा माहौल बनाया गया जैसे अमित शाह ने पर्चा भरने से पहले इनके बच्चे किडनैप करवा लिए। कहा गया कि बीजेपी तो चुनाव होने ही नहीं देना चाहती। इसके अलावा ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहना तो इस गैंग का फेवरेट टाइम पास हो गया। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद से लगातार हर चुनावी हार के बाद ये लोग ईवीएम को चरित्रहीन बता देते थे, कहते थे कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है। चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दे दिया कि भाई लोगों, तुम्हें अगर सच में लगता है कि ईवीएम से छेड़खानी करना उतना ही आसान है जितना आलू के पराठे बनाना, तो आओ 2-4 पराठे बनाकर हमें भी खिला दो। हमने तब भी आपको बताया था कि उस वक्त भी एक भी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था। बट आज जब 2024 के चुनावी नतीजे आ गए हैं जिसमें सारे अनुमानों को झूठा साबित करके इंडिया अलायंस को 200 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं, तो यही लोग खुद को शाबाशी देने में लगे हुए हैं, बोल रहे हैं कि हमने तो पहले ही साबित कर दिया था कि मोदी की तानाशाही खत्म होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं दोगलों से ये पूछना चाहेंगे कि ओए चचा, अब तो इलेक्शन रिजल्ट आ गया है, कांग्रेस को 100 सीटें भी मिल गई हैं, बीजेपी अपने लेवल पर 272 सीटें भी नहीं ला पाई है, अब क्या कहोगे? क्या अब भी तुम्हें लगता है चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की? क्या अब भी कहोगे कि कांग्रेस इसलिए 100 सीटें लेकर आई है क्योंकि राहुल ने पेचकस और पाना लेकर ईवीएम हैक कर दी थी? यूपी और राजस्थान जैसे स्टेट में बीजेपी को 40 सीटों का नुकसान हो गया, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मोदी तानाशाह है? फैजाबाद या यूं कहें कि अयोध्या जैसी सीट पर भी बीजेपी हार
गई तो क्या अब भी तुम्हें लगता है कि बीजेपी को सिर्फ राम के नाम पर वोट मिल रहा है? कुछ तो बोलो दोगलों, कुछ तो बोलो। अगर चुनाव से पहले तुम कह रहे थे कि ईवीएम हैक होती है तो अब बताओ हुई कि नहीं हुई? अगर तब तुम ये कह रहे थे कि दूसरे कैंडिडेट्स को डराया धमकाया जा रहा है तो अब गिनकर बताओ कि कितनों को डराया धमकाया गया। तब तो तुम कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेट कर रहा है, अब बताओ कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया या नहीं? तब तो तुम चंद व्यूज के लिए पूरी दुनिया में भारत की इमेज की धज्जियां उड़ा रहे थे और आज जब रिजल्ट सामने आया तो शुतुरमुर्ग की तरह सिर जमीन में धंसा कर बैठ गए हो। ये कतई एक नंबर के चूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर्स, ये शाबाश। जी हाँ, दो लोग होते हैं दुनिया में, एक होता है यूट्यूबर और दूसरा होता है चूट्यूबर। अगर किसी ऐसे चूट्यूबर को जानते हैं तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं दावा करता हूं कि ये ऐसे दोगले हैं जो इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात करी। बोलने को अगर इनके होंठ भी फड़फड़ाए तब भी अपना पैर मुंह में ठूस लेंगे लेकिन जबान नहीं खोलेंगे। दरअसल ऐसे दोगलों के साथ दिक्कत ये है ना कि ये देश की जनता को देश की जनता से ज्यादा समझते हैं। इन्हें लगता है कि अगर बीजेपी जीत गई तो जरूर उसने गड़बड़ी की होगी, क्योंकि जनता तो भूलकर भी उसे वोट नहीं दे सकती ना। इसलिए ये पहले से ही गड़बड़ी का सारा माहौल बना लेते हैं कि देखो ईवीएम हैक होती है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, मिला हुआ है, कैंडिडेट डराए गए ताकि कल को बीजेपी या एनडीए जीत जाए तो ये दावा कर सकें कि देखो हमने तो पहले ही कहा था कि सब पहले से ही सेट है। मगर ये इस लेवल के बेशरम है ना कि आज जब रिजल्ट थोड़े बहुत इनके फेवर में आए हैं तो उस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, या इतने बड़े बेशरम हैं कि दावा कर देंगे कि बीजेपी ईवीएम हैक करने वाली थी मगर इनके डर से नहीं किया। अब उल्टा ये क्लेम करने लगे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी इस बार हारने वाली है। मतलब यार क्या बोले, कितना भी लिबरल हो जाए हम लोग, कितना भी खुद को काबू कर लें कि ऐसी बात करने वाले को गीली चप्पल से नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, मगर एक बात बता दो भाई, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक ही आदमी एक वक्त में हिटलर भी है और वो हिटलर इतना कमजोर भी है कि एक चुनाव तक मैनेज नहीं करा पा रहा। एक तरफ बीजेपी विपक्षी कैंडिडेट्स को डराती धमकाती भी है और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी जेल से चुनाव जीत गए जो एक तरह से अलगाववाद के आरोपों में जेलों में बंद है। अब ये सब एक साथ कैसे हो सकता है बताइए? इसलिए जरा भी शर्म है तो अपनी पुरानी बातों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को, मगर भगवान के लिए इस देश की डेमोक्रेसी का और इसके सिस्टम का मजाक उड़ाना इन लोगों को बंद करना चाहिए। ऐसे जितने भी चूट्यूबर्स या ऐसे भी जितने च से भूतिए लोग हैं उनको आप टैग करिए इस वीडियो में और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, ठीक है? और उनसे जवाब मांगना आप लोगों का काम है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तभी ये देश बचेगा और इस देश की डेमोक्रेसी बचेगी। क्या समझे? आप इसे भला माने या बुरा माने, ये इस देश की डेमोक्रेसी की ही ताकत है कि अगर जनता चाहे तो वो जेल में बंद अमृतपाल जैसे खालिस्तानी समर्थक को भी जिता देती है, इंदिरा गांधी जी की हत्या करने वाले के बेटे को भी विजेता बना देती है। ये भी इस डेमोक्रेसी का ही कमाल है कि 2019 में स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से हरा देती हैं और अगले ही चुनाव में 5 साल खूब काम करने के बावजूद वो उसी अमेठी से राहुल गांधी के सो कॉल्ड पीए से हार जाती है। जिस अयोध्या से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करती है, जिस अयोध्या को रातों रात एयरपोर्ट की सौगात मिलती है, बीजेपी सरकार जिसके विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देती है, बाद में वही बीजेपी उसी अयोध्या से हार भी जाती है। अब आपको लोकतंत्र की ताकत का इससे बड़ा सबूत और कोई चाहिए? भारत की डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जो यूपी बीजेपी के लिए सबसे जरूरी स्टेट था, जहां 70 सीटें आने पर वो खुद सरकार बना भी सकती थी, जिस यूपी में खुद बीजेपी की 7 साल से सरकार है, उसी यूपी में बीजेपी 35 सीटें भी नहीं ला पाई। जो एसपी और कांग्रेस 6 महीने पहले यूपी में कहीं गिनती में नहीं थे, वो मिलकर 40 के करीब सीटें ले आए। अब आप ही बताइए, अगर सच में ईवीएम या सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता तो क्या बीजेपी ऐसा होने देती? क्या बीजेपी के विरोधियों को 40 सीटें मिल पाती? सच तो यह है कि सपा और कांग्रेस को इतनी सीटें आई वो इसलिए क्योंकि यूपी की जनता यही चाहती थी। सपा को बीजेपी से ज्यादा सीटें आई वो इसलिए क्योंकि बीजेपी चाहकर भी इनका कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा लोकतंत्र ऐसा ही है कि यहां वही होता है जो जनता चाहती है। जनता अगर चाहे तो इसी लोकतंत्र में जनता इंजीनियर राशिद को जिता देती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इंजीनियर राशिद इस वक्त जेल में बंद है। उन पर आतंकवादियों के लिए फंड्स इकट्ठा करने का इल्जाम है। उन्हें बारामूला की जनता ने 5.25 लाख वोट दिए हैं और उन्होंने उमर अब्दुल्ला को 2.25 लाख वोट से हरा दिया। अब चाहे तो इस रिजल्ट पर अपना माथा पीट लें या कुछ भी कहें, मगर जैसा कि मैंने कहा कि इस देश का लोकतंत्र ऐसा है कि यहां होता वही है जो जनता चाहती है। अगर किसी को हराना या जिताना सरकार के हाथ में होता तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ऐसे आदमी को 5 लाख वोट पड़ने देती? अब यह भी इसी लोकतंत्र में हो सकता है कि जहां इंजीनियर राशिद और अमृतपाल जैसे कथित अलगाववादी लोकसभा के चुनाव जीत रहे हैं, वहीं अन्नामलाई जैसे पूर्व आईपीएस चुनाव हार जाते हैं। अन्नामलाई जो इतने शार्प हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग देश का फ्यूचर पीएम तक बता चुके हैं, अन्नामलाई जो 2.5 साल से तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। वहीं कथित अलगाववादी अमृतपाल इलेक्शन जीत जाता है। अब आप चाहें तो इस बात पर कितना भी नाक मुंह क्यों न सिकोड़ें, मगर लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है। अब ठीक यही बात बीजेपी को भी दिन रात गाली देने वाले लोग भी नहीं समझते। अरे भैया, माना आपको मोदी
मोदी पसंद नहीं है, बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं है, हिंदुत्व की बात पसंद नहीं है, मगर अपने छोटे से भेजे में ये बड़ी सी बात घुसा लो कि तुम्हारी तमाम पसंद नापसंद के बावजूद बीजेपी अगर जीतती है तो जनता की वजह से ही जीतती है, न कि किसी ईवीएम फ्रॉड से या चुनाव आयोग की गड़बड़ी से। जैसे बहुत सारे लोगों को अमृतपाल या इंजीनियर राशिद की जीत हजम नहीं हो रही है, फिर भी वो उसे जनता का फैसला मानकर सर माथे पर रख रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसी ही तमीज ये लोग क्यों नहीं सीखते? मानता हूं शर्म के बाद तमीज दूसरा ऐसा शब्द है जिससे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, मगर इंसान हो या वोकैबुलरी, नई लोगों और नए शब्दों से दोस्ती करने की कोई उम्र नहीं होती भैया। इसलिए वक्त आ गया कि तुम भी शर्म, तमीज, ईमानदारी ऐसे शब्दों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और बेशर्मी, निर्लजता और दोगलेपन जैसे अपने पुराने दोस्तों के घर आना जाना बंद करो। मैं जानता हूं गंदी आदतें और गंदे दोस्त बड़ी मुश्किल से छूटते हैं, मगर अपनी दिमागी सेहत को ठीक करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक साथ 27 पार्टियों के मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का फैसला सही साबित हुआ कुछ हद तक। यही वजह है कि इंडी गठबंधन को पिछली बार के यूपीए से 107 सीटें ज्यादा मिली। इंडी गठबंधन के मजबूत होने से भारतीय राजनीति का मजा डबल हो जाएगा। इन सारी बातों से कोई इनकार नहीं करता, मगर मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर एनडीए, जो कि एक ऐसा गठबंधन था जो इलेक्शन से पहले बना था, अगर इस गठबंधन को जनता 292 सीटें देकर जिताती है तो इसका मतलब यही है कि लोग दोबारा से बीजेपी और एनडीए की सरकार ही देखना चाहते थे। अगर कहीं जनता ने टीडीपी और जेडीयू को जिताया है तो इसका मतलब यही है कि उसने बीजेपी की सरकार को ही जिताया है। इसलिए जो बीजेपी के विरोधी है ना, वो 200 पार सीटों में अपने लिए मॉरल विक्ट्री भले ढूंढ ले, लेकिन ये भी सच है कि मॉरल विक्ट्री से पेट की गैस तो दूर हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं बन सकती। 5 साल बैठना आपको विपक्ष में ही है भैया। लेकिन इन नतीजों से इतना जरूर हुआ है कि जो लोग सुबह शाम ईवीएम और डिक्टेटरशिप का झुंझुना बजाते थे, कुछ दिनों के लिए वो इस खिलौने को फेंककर कोई नया तानपुरा उठा लेंगे। लेकिन इतना तय है कि वो चिल्लपों करते रहेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, उनकी कर्कशता बनी रहेगी। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब कुछ बोलना चाहिए? क्या उन्हें पानी की टंकी पर मुर्गा बनकर यूट्यूब पर लाइव आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, नहीं चाहिए? या हम लोगों को उन्हें उन्हीं की गलीज और बेशरम दुनिया में छोड़ देना चाहिए जहां के वो स्थायी निवासी हैं? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि सच सबके सामने आना चाहिए। देश में चुनाव आयोग और डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, ये इन सारे दोगलों को पता चलना चाहिए। इसलिए ऐसे चूट्यूबर्स तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें। सही है, चूट्यूबर जो दिया गया ना, ये है कि उन्हें पता तो है लेकिन उस चीज के लिए उन्हें कुछ मिला नहीं है। मैं अगर सीधा सीधा बोलूं, ये वो वीडियो बनाने के लिए उन्हें कुछ मिला नहीं है कि अब नहीं बोलोगे कुछ, अब मतलब अब चलो छोड़ो। मैं क्या बोलेंगे ईवीएम का? नहीं, वो छोड़, आप इधर की बात छोड़ दो, आप उधर की बात छोड़ दो कि भाई मैं मोदी की तरफ से वीडियो बनाऊं या मैं आपकी तरफ से बनाऊं या मैं आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे ना उस टाइम पर। छोड़, आप हो तो एट द एंड आपका जो मतलब आइडेंटिटी है वो हो तो इंडियन ही, बेशक कहीं भी रह रहे हो दुनिया में, वो तो बदल नहीं जाओगे, हो तो एक भारतीय। आप बताओ ना कि मैं एक ऐसी कंट्री से आता हूँ जहाँ जेल में बैठा बंदा इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं। इस चीज में नहीं बनाएगा वीडियो। जिस सिस्टम के ऊपर उंगली उठाई गई कि ईवीएम है तो जाता है, ये सब जब पूरी बहुत सारे ये पॉलिटिशियंस ने उठाई, चैलेंज जब दिया कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने, तब गए नहीं वहां पर। हाँ ठीक है, ये तो फिर नहीं, वो मैं बताती हूँ ना, फिर अपनी हार के लिए एक्सक्यूज क्या होता, कुछ तो बोलना था ना कि अब हम क्या बोलेंगे। जस्टिफिकेशन है ही नहीं लोगों के पास। ठीक है, डिक्टेटरशिप, ऐसी डिक्टेटरशिप थी जो कभी दिखी नहीं। हाँ, कि भैया ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इतनी होती डिक्टेटरशिप ना, वो चुनाव भी इंसान जीत जाता। इतनी डिक्टेटरशिप होती ना तो हर तरीके से जहां पर काउंटिंग होती है वहां पर भी सारे ऑफिशियल्स उन्हीं के अंडर होते, जो उनके इन्फ्लुएंस में होते। कुछ भी होता, दिखाने को काउंटिंग दिखा देते, बहुत चीजें होती हैं यार। तुम लिटरली डिक्टेटरशिप को क्या डिफाइन कर रहे हो तुम? एक मतलब, तो फिर ये जनता ने जो वोट दिए फिर क्या थे? या तो लोगों ने ये सोचा कि एक बार हम ना वोट डाल लेते हैं, कांग्रेस इंडिया अलायंस को वोट डाल लेते हैं, चेक कर लेंगे कि हम वोट डाल रहे हैं सभी मिलके तो क्या उनकी सीट बढ़ रही है या अब भी 300-400 पारी हो रही है। तो फिर आप ये बोलो कि लोगों ने चेक करा है कि लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम हैक होती है नहीं होती है। लोग, सबका अपना विश्वास होता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लोगों ने किस मुद्दे पर वोट दिए कि क्यों सीट कम हुई, वो एक अलग टॉपिक है। बीजेपी समझ रही होगी अपने ग्राउंड लेवल पर कि यूपी में क्यों कम सीट आई है, हर एक चीज तो वर्क करेगी उसके ऊपर। लेकिन आप हार के भी जीत महसूस करना या कुछ करना, वो चीज नहीं होती। ऐसे तो ये वाली बात होगी कि पाकिस्तान कहते अरे हमेशा हम 50 रन से हारते थे, अब की बार तो 2 ही रन से हारे हैं। हाँ, चलो भाई हार तो हारी है, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही होता है, मैच तो मैच हाथ से गया। अब 5 साल बैठो, अब क्या पता अगले 5 साल बाद ये इंडिया अलायंस 250-300 ले जाए, या क्या पता मोदी जी कहते कि वार्म अप था वो 400 पार लो, अब की बार 400 पार कर दिया।
तो वही चीज है, आप पॉलिटिक्स सही है लेकिन अपने सिस्टम को इस तरीके से और एक नैरेटिव सेट कर देना कि तो डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर मैं है। ये नहीं बोलूंगी, देखो अगर मैं देखूँ ना तो मोदी जी के अंडर मतलब इतने उनका वो टाइम रहा है, टेन्योर रहा है उनका, डेवलपमेंट हुई, काम सारे अच्छे हुए, ठीक है, उस बेस पे भी उतने वोट उन्हें नहीं मिल पाए। इनका मैं ये बोलूँगी जो अलायंस था इनका, इंडिया अलायंस, कि इन्होंने काम इतना नहीं किया, बहुत आराम से काम इतना उससे नहीं किया, इन्होंने मार्केटिंग करी है। नहीं, मार्केटिंग बहुत पूरी। बढ़िया हुई। हाँ, इनकी चाहे मार्केटिंग इन्होंने बहुत कैसे अच्छे लेवल पे कोई करी भी है मुद्दा बोला हो, चाहे डिक्टेटरशिप बोले, ने मार्केटिंग में खेल गए ये लोग। हाँ। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।